हेलो बच्चों, माय नेम इज ऋषिकेश सर और स्वागत है आपका फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल में। और आज के इस लेक्चर में हम वन शॉट तरीके से इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 1 घंटे के अंदर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले भी हमने काफी वन शॉट लेक्चर्स लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिए और फिर इस चैप्टर के ऊपर आइए, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। उसको आपको समझना है ताकि एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको आ सके। और अपना टारगेट है बेटा 95 प्लस मार्क्स हमें साइंस 1 और साइंस 2 दोनों को मिलाकर स्कोर करने हैं, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कंटेंट क्या क्या है। देखो, सबसे पहला केमिकल रिएक्शंस कौन सी होती है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ये भी हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से हम कर सकते हैं वो हमें देखना है। एंड उसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन से टाइप के केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बराबर। देखो, अब केमिकल रिएक्शन किस चीज को कहते हैं इसको सबसे पहले समझते हैं, बराबर। कंपाउंड्स फॉर्म थ्रू अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन की मदद से यहां पर कंपाउंड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। आपको पता है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। आफ्टर दैट यहां पर केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म टू अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टिपिकली विद अ कंप्लीट ऑक्टेट। यहां पर केमिकल बॉन्ड जिस तरीके से फॉर्म होते हैं वो क्यों होते हैं बेटा, ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल सके। अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस कंडीशन में मिलता है, जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं, जिसको हम ऑक्टेट फुलफिलमेंट कहते हैं, बराबर। Atoms achieve a complete octet by giving, taking और sharing electron with each other, है ना। एक तो सबसे पहली बात, ये तो सबसे पहला गिव करेंगे, गिविंग, है ना। गिव करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉन्स को, बराबर, है ना। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, ये अगर इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम है तो वो टेक करेंगे, और उसके अलावा ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, है ना। गिविंग, टेकिंग और शेयरिंग, आ गई बात समझ में। आफ्टर दैट यहां पर देखो, सबसे पहले हमें यह समझना है कि 2 टाइप के चेंजेस आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। उसके अंदर सबसे पहला चेंज आता है फिजिकल चेंज और दूसरा चेंज आता है केमिकल चेंज, राइट। फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होता है इन द मोस्ट ऑफ द केस, है ना। लेकिन केमिकल चेंज जो है वो इरिवर्सिबल होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहा हूं। अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस, बराबर। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि जब फिजिकल चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन वहां पर हमें होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन जब केमिकल चेंज होता है तब नया सब्सटेंस वहां पर फॉर्म होता है, और उसी के कुछ एग्जांपल्स हम यहां पर देखने वाले हैं, है ना। सबसे पहले देखो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर फिजिकल चेंज है, बराबर। और वापस से पानी से आइस और आइस से फिर से पानी हम बना सकते हैं, राइट। कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज है, बिकॉज वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है बीच में। उसके बाद राइपनिंग ऑफ फ्रूट, ये भी क्या है बेटा, केमिकल चेंज है। उसके बाद मिल्क टर्न इनटू कर्ड, दिस इज आल्सो केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज। हम मिल्क से कर्ड बना सकते हैं लेकिन कर्ड से वापस मिल्क नहीं बना सकते, राइट। आफ्टर दैट इवेपोरेशन ऑफ वाटर इवेपोरेशन, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये है फिजिकल चेंज। यहाँ पर डाइजेशन ऑफ फूड क्या है बेटा, केमिकल चेंज है। उसके बाद साइज रिडक्शन ऑफ नैप्था बॉल्स एक्सपोज टू एयर, है ना। जो हवा के अंदर जो नैप्थलिन बॉल्स है वो भी क्या है, एक बार इवेपोरेट होने के बाद वापस उसको हम नहीं ला सकते हैं। उसके बाद स्टेनिंग ऑफ शबडी और कडप्पा टाइल बाय लेमन जूस, है ना। यहाँ पर कडप्पा टाइल के ऊपर लेमन जूस की मदद से जो स्टेन आता है, दाग धब्बे आते हैं। उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम हाइट, ये तो फिजिकल चेंज है। एक बार ग्लास ऑब्जेक्ट टूट गया तो ये भी एक क्या है, फिजिकल चेंज है, क्योंकि वहां पर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ हमें नहीं दिख रहा है, राइट। आफ्टर दैट देखो, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं,
इसके बारे में हम वन बाय वन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब देखो, a physical change occurs due to changes in the parameters like the temperature and pressure and is often reversible। देखो, फिजिकल चेंज होता है पैरामीटर की वजह से, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से, और वापस उसको वो रिवर्स हो सकता है, रिवर्सिबल चेंज है, राइट। इन अ फिजिकल चेंज के अंदर कंपोजिशन ऑफ मैटर रिमेन्स सेम, है ना। मैटर कंपोजिशन जो है वो सेम रहता है ना। कोई नया सब्सटेंस वहां पर फॉर्म नहीं होता है। लेकिन जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, हीटिंग ऑफ वाटर, अगेन फ्रीजिंग इट इनटू, convert it into ice on cooling। conversely chemical change involves composition of matter। केमिकल चेंज के अंदर मैटर कंपोज होता है और नया सब्सटेंस वहां पर फॉर्म होता हुआ हमें दिखता है, राइट। ड्यूरिंग केमिकल चेंज सब्सटेंसेस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू बॉन्ड्स। केमिकल चेंज के वक्त सब्सटेंस जो है वो क्या होता है बेटा, उसका बॉन्ड ब्रेक होता है और नया सब्सटेंस वहां पर फॉर्म होता है। द सब्सटेंस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स व्हाइल द न्यूली फॉर्म सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। बहुत ही बेसिक से समझेंगे। जिन दो कंपाउंड के बीच में रिएक्शन होती है उनको हम क्या कहते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है हम उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं, है ना। तो लेफ्ट साइड में हमेशा क्या रहता है, रिएक्टेंट रहता है, राइट साइड में हमेशा क्या रहता है, प्रोडक्ट रहता है, बराबर। सो फॉर इंस्टेंस combustion of coal in air to form a carbon dioxide gas is a chemical reaction, है ना। कोल का कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। ये भी क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन है, राइट। सो इन दिस रिएक्शन कोल, है ना, एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। इसके अंदर कोल और ऑक्सीजन क्या है बेटा, यहां पर कोल प्लस ऑक्सीजन ये क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट, और इससे हमें क्या मिल रहा है बेटा, CO2 मिल रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। केमिकल इक्वेशंस किसको कहते हैं, किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, इसके बारे में भी हम देखेंगे, है ना। केमिकल रिएक्शन ऑकर व्हेन अ जिंक डस्ट वाज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को जब हम जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं, और यहां पर हमने क्या लिया है बेटा, जिंक डस्ट लिया है। आ गई बात समझ में। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वर्ड इक्वेशन। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, हम तो वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हैं, नहीं तो उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके केमिकल इक्वेशन भी लिख सकते हैं, बराबर। अब वर्ड इक्वेशन कैसे लिया मैंने, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। एक्वियस मतलब क्या, जिसके अंदर पानी मिलाया गया है। उसके बाद जिंक डस्ट, उसके बाद क्या मिला बेटा, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट मिला, है ना। और बाय प्रोडक्ट में क्या मिला, कॉपर, है ना। इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम बाय प्रोडक्ट बोलेंगे, है ना। जो मेन मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, जो सेकेंडरी मिलता है हम उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट, है ना। ये छोटी छोटी टर्म्स आपको रिएक्शन लिखते वक्त याद रहनी चाहिए। अब इसी का ही हम केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं। किस तरीके से लिखेंगे बेटा, देखो, CuSO4 प्लस Zn गिव्स ZnSO4, है ना, जिंक सल्फेट, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी कि क्या है, कॉपर। हमने इतनी बड़ी इक्वेशन वर्ड फॉर्म में लिखने की वजह हमने क्या किया बेटा, एक शॉर्टकट तरीका खोज लिया, जिससे समय भी बचता है, समझ में भी आता है ना। कैसे, हमने पहले देखा कि उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया कॉपर सल्फेट का CuSO4। जिंक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है Zn, है ना। क्या मिला फिर हमें, जिंक सल्फेट मिला। जिंक सल्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ZnSO4 एंड बाय प्रोडक्ट में हमें क्या मिला बेटा, कॉपर। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। ओके, सो यहां पर कॉपर सल्फेट एंड जिंक क्या है बेटा, रिएक्टेंट है, बराबर। और यहां पर इस राइट साइड में यहां पर जो कॉपर है एंड जिंक सल्फेट है वो क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट है। आ गई बात समझ में। द आयोनिक बॉन्ड इन CuSO4 ब्रेक्स एंड द आयोनिक बॉन्ड इन ZnSO4 इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है बेटा, CuSO4 के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और ZnSO4 के बीच में आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आ गई बात समझ में,
क्लियर है? यस और नो? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब इसको छोटे छोटे रूल्स है, इसको फॉलो करके हमें केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ता है, बराबर। अब किस तरीके से लिखेंगे बेटा, देखो सबसे पहला रूल, इन केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट साइड, प्रोडक्ट्स ऑन द राइट विद द एरो इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हम रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं, बराबर, और प्रोडक्ट्स को हम राइट साइड में लिखते हैं, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो देते हैं, है ना, कुछ इस तरीके का एरो। आ गई क्या बात समझ में? हाँ। सो मल्टीपल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर कनेक्टेड विद द प्लस साइन। अब यहाँ पर अलग अलग रिएक्टेंट्स हो सकते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, है ना, तो इसको हम बीच में प्लस साइन देकर क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। सो यहाँ पर और चीजें हैं, है ना, जो रिएक्टेंट है या फिर जो प्रोडक्ट है वो किस स्टेट में है। हमारे पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अगर गैसियस स्टेट में है तो हम सफिक्स में यहाँ पर ब्रैकेट में G लिख देते हैं, अगर लिक्विड स्टेट में है तो सफिक्स में ब्रैकेट में L लिख देते हैं, सॉलिड स्टेट में है तो हम सफिक्स में S लिख देते हैं, अगर एक्वियस है, पानी मिलाया हुआ है, तो हम ब्रैकेट में AQ लिख देते हैं, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। सो यहाँ पर देखो, हीट सप्लाई इज डिनोटेड बाय हीट रिटन अबव द एरो। अब इस एरो के ऊपर अगर मैं हीट लिखता हूं, है ना, तो यहाँ पर हीट क्या हो रही है बेटा, हीट सप्लाई हो रही है ना, हीट सप्लाई, बराबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। यहाँ पर स्पेशल कंडीशन है, कुछ कैटलिस्ट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सब चीजों को, सब डेटा को हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं, है ना। एरो को थोड़ा बड़ा निकालेंगे और जितनी भी कंडीशंस है उसको वहां पर पुट कर देंगे। आ गई बात समझ में? आफ्टर दैट स्पेशल इंफॉर्मेशन नेम सब्सटेंस कैन बी रिटन बिलो देयर फॉर्मूला टू प्रोवाइड द एडिशनल डिटेल्स। यहाँ पर हम उसके फॉर्मूला के पीछे कुछ नीचे कुछ नाम भी लिखते हैं, है ना, स्पेशल केस में, जैसे कि Cu, है ना, Cu क्या है बेटा, सॉलिड स्टेट में है, कॉपर, बराबर। HNO3, है ना, एक्वियस स्टेट में है, क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, CuNO3 टेकन ट्वाइस, है ना, एक्वियस सॉल्यूशन में। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, और H2O वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो कुछ इस तरीके से हम पूरे के पूरे रिएक्शन को क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। आ गई बात समझ में? सो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स कॉपर रिएक्टिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। यहाँ पर कॉपर जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, बराबर। सो टू प्रोड्यूस अ कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ बेटा, कॉपर नाइट्रेट प्रोड्यूस हुआ, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुआ, उसके साथ साथ वाटर भी यहाँ पर हमें देखने को मिला, है ना। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है बेटा, देख लो, है ना, Cu, है ना, कॉपर रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। देखो ना यहाँ पर ये कौन सा है, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये कैसा है, कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। ये कैसा है बेटा, डाइल्यूट है, बराबर, है ना। अब देखो यहाँ पर कॉपर रिएक्ट हो रहा है फिर से डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, CuNO3 टेकन ट्वाइस एक्वियस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है, सेम प्रोडक्ट मिल रहा है हमें। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो है वो बन रहा है, देखो NO, है ना, और यहाँ पर फिर से H2O जो है एक मॉलिक्यूल हमें मिल रहा है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कुछ चीजें आपको ट्राई करके देखनी है खुद, आपके स्कूल में अगर लैबोरेटरी वगैरह है तो वहां पर आप ये चीजें ट्राई कर सकते हो, है ना। टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, बैलेंस चाहिए, वजन, है ना। सो सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट आपको केमिकल चाहिए। सिल्वर नाइट्रेट यूज्ड इन द वाटर्स इंक, वाटर्स इंक के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। टेक अ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब। कोनिकल फ्लास्क के अंदर आपको क्या लेना है बेटा, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। दूसरा, हमें सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर। आ गई बात समझ में? सो टाई अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड इंसर्ट इट केयरफुली इनटू द कोनिकल फ्लास्क। टेस्ट ट्यूब को एक थ्रेड बांधना है हमें, है ना, और उसको केयरफुली उस कोनिकल फ्लास्क के अंदर इंसर्ट करना है। मेक द कोनिकल फ्लास्क एयर टाइट बाय फिटिंग अ रबर कॉक। उसके ऊपर एक रबर कॉक फिट करके उस कोनिकल फ्लास्क को एयर टाइट बना देना है ना। सो
Now tilt the conical flask and mix the solution present in the test tube with the solution in the conical flask. उसको tilt करके conical flask के अंदर और test tube के अंदर का जो solution है उसको mix करना है अच्छे से, है ना। and अब wait करना है conical flask का फिर से, है ना। अब क्या observation है यहाँ पर आपको दिखेगा, देख लो, यहाँ पर डायग्राम भी है और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। देखो इसका हम सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, है ना। यहाँ पर एरो चाहिए बीच में, है ना। उसके बाद इसी को ही हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे बेटा, AgNO3 एक्वियस है, यस और नो, यस। NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वियस है, एरो दे दिया मैंने। AgCl बराबर व्हाइट कलर का, है ना। और NaNO3 एक्वियस हमें फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। NaNO3 का मतलब क्या है बेटा, सोडियम नाइट्रेट, और AgCl का मतलब क्या है, सिल्वर क्लोराइड, है ना, सिल्वर क्लोराइड। आ गई बात समझ में, कुछ इस तरीके से आपको अब इसमें ऑब्जर्व क्या करना है ये भी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले डायग्राम को देख लो, इसके अंदर हमने एयरटाइट सील लगा दिया है ना। उसके बाद में यहाँ पर बीच में जो हमारे पास ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर किसका सॉल्यूशन है बेटा, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। अब दोनों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा और उसके बाद फिर से उसका वेट करना है। देखो पहले वेट कितना था, 300.23 ग्राम। उसके बाद वेट कितना रहा बेटा, 300.23 ग्राम। यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर मास जो वजन है वो कंपाउंड का क्या हुआ बेटा, सेम रहा रिएक्शन के बाद भी। आ गई क्या बात समझ में। सो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, फोटोग्राफी टेक्निक के अंदर, कैमरास वगैरह के अंदर, मेडिकल एंटीसेप्टिक जो लिक्विड्स आते हैं उसमें यूज करते हैं। केमिकल रिएक्शन करने के लिए, सिल्वर प्लेटिंग करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट को इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसी के ऊपर बोलते हैं ना मुलामा, बोलते हैं ना, चांदी का मुलामा, सोने का मुलामा, है ना। तो इसको करने के लिए ये इस्तेमाल होता है सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद में मिरर प्रोडक्शन के लिए भी यूज करते हैं इसको, हाई क्वालिटी जो मिरर्स रहते हैं उसके लिए। और केमिकल सिंथेसिस के लिए भी हमें यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। आ गई बात समझ में, क्लियर है सब चीजें, यस और नो, समझ रहा है, ओके। सो अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट रूल आता है, इंपॉर्टेंट चीज आती है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। आप केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस करोगे, है ना। सबसे पहले आपको लेना है मेटल, है ना, इसको बैलेंस करने के लिए। उसके बाद में लेना है नॉन मेटल, है ना, इस सीक्वेंस से आपको चलना है। उसके बाद में लेना है बेटा ऑक्सीजन, है ना, क्या लेना है, ऑक्सीजन। और लास्ट में आपको लेना है हाइड्रोजन, ठीक है। इस सीक्वेंस से आपको चलना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है, क्लियर है, यस और नो, ओके। अब देखेंगे आगे किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हम किसी इक्वेशन को। बैलेंस इक्वेशन, नंबर ऑफ, अब बैलेंस इक्वेशन किसको कहते हैं बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ साइड। हमारे पास दो साइड है, एक लेफ्ट साइड है दूसरी राइट साइड है। राइट साइड में हम प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। रिएक्टेंट्स के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनके उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तब हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन क्या है, बैलेंस है। अनबैलेंस इक्वेशन किसको कहेंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट डिफर्स ऑन द टू साइड्स। दोनों साइड के नंबर अलग अलग है। इधर अगर सिल्वर के दो मॉलिक्यूल एटम्स है, उधर अगर 4 है, तो यहाँ पर अनबैलेंस हमें देखने को मिलता है, बराबर। सो इन एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के अंदर द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट्स इज सेम एज द टोटल मास ऑफ ईच ऑफ द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। अभी जो हमने सिल्वर नाइट्रेट का एग्जांपल देखा, वहां पर मास क्या है बेटा, सेम है। इसीलिए हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, ताकि जितना मास हमें रिएक्टेंट में देखने को मिल रहा है उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में देखने को मिले। आ गई क्या बात समझ में। सो देखो इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना है ना, इसके ऊपर आएंगे हम। अब देखो स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ स्टेप्स है हमारे पास। इस स्टेप के हिसाब से भी बताऊंगा, अभी जो मैंने सीक्वेंस बताया उस हिसाब से भी बताऊंगा। ऑल्दो इट इज अल्टीमेटली ट्रायल एंड एरर मेथड है भाई। किसी भी इक्वेशन को जब बैलेंस करते हैं तो ट्राई और एरर करके देखना पड़ता है। ट्रायल और एरर मतलब क्या है, पहले डालो, वैल्यू डालो, उसके बाद देखो मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है तो उसके निकालो, दूसरी वैल्यू डालो, है ना। इसको ट्रायल एंड एरर कहते हैं। देखो
अब देखो सबसे पहली चीज स्टेप 1, हमें सबसे पहले राइट द केमिकल इक्वेशन फ्रॉम द गिवन वर्ड इक्वेशन। जो वर्ड इक्वेशन दिया है उससे हमें केमिकल इक्वेशन लिख देना है। यहां पर मैं लिख देता हूं केमिकल इक्वेशन, है ना। क्या केमिकल इक्वेशन है बेटा अपना? NaOH प्लस H2SO4 बराबर गिव्स क्या देगा बेटा अपने को? ये Na2SO4 प्लस H2O। आ गई बात समझ में? वर्ड में लिख दिया मैंने सबसे पहले। हाँ, उसके बाद चेक वेदर द इक्वेशन 10 इज बैलेंस और नॉट। इसको नाम देते हैं 10, है ना, इक्वेशन 10। अब देखना ये बैलेंस है क्या? देखो सोडियम इधर 1 है, उधर 2 है, बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन उधर 5 है, इधर सिर्फ हाँ इधर भी 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन इधर 2 है, उधर भी 2 है, बैलेंस है। यहाँ पर सल्फर जो है वो इधर 1 है और इधर भी 1 है, बराबर। तो यहाँ पर दिक्कत किसकी है बेटा? किसकी दिक्कत है? सोडियम की दिक्कत है, Na की दिक्कत है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या कहती है इसको देख लेते हैं, है ना। देखो अब यहाँ पर NaOH H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O, है ना। It is convenient to start the balancing an equation from the compound which contains the maximum number of atoms. Moreover, it is convenient to first consider that element in this compound which has an unequal number of atoms on the two sides. सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से कंपाउंड में अनइक्वल नंबर है दोनों साइड में, और वहीं से स्टार्ट कर देना है। अदरवाइज मैंने जो सीक्वेंस आपको बताया है ना, ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के मुताबिक आपको काम करना है। अब देखेंगे स्टेप 2 के अंदर क्या बताया जा रहा है ना। स्टेप 2 के अंदर हमने देख लिया इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। स्टेप 3 के अंदर देखो अब यहां पर हमने क्या कर दिया बेटा, यहां पर 2 लिख दिया, है ना। कहां पर? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सोडियम को हमें बैलेंस करवाना था, इधर 2 सोडियम थे, इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया बेटा? 2 लिख दिया, है ना। तो सबसे पहली चीज यहां पर मैं इक्वेशन लिखता हूं 2NaOH प्लस H2SO4, है ना, गिव्स Na2SO4 प्लस H2O बराबर इक्वेशन नंबर 11 नाम दे 10 डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ना यहां पर सोडियम उधर दो थे, इसलिए मैंने यहां पर 2 पुट कर दिया, बराबर। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? जहां पर 2 मैं लिखता हूं, है ना, तो यहां पर ऑक्सीजन का बैलेंस बिगड़ गया। अब ऑक्सीजन कितने बेटा अपने पास? 6 ऑक्सीजन हो गए। हाइड्रोजन का बैलेंस बिगड़ गया। हाइड्रोजन कितने? इधर 4 है, उधर 2 ही दिख रहे हैं, है ना। तो इसलिए फिर से स्टेप 2 में मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? इस पर्टिकुलर इक्वेशन में 2NaOH प्लस H2SO4, है ना, Na2SO4 प्लस 2H2O लिखना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या बेटा? 6 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या बेटा? 4 इधर है, 4 इधर है, बराबर। सल्फर तो बैलेंस है। रिएक्शन बैलेंस हो गई बेटा, यस और नो? ओके। सो देखो यहां पर फिर से फाइनल बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना है, ठीक है। अब इसको और एग्जाम्पल आपके बुक में दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल को लीजिए, है ना। और सबसे पहले ये मेथड में मैं समझा देता हूं आपको। हम सबसे पहले देखना मेटल कौन सा है। अब सपोज मैं ये रिएक्शन इधर लिख लेता हूं, ठीक है। Ag, हाँ ठीक है, AgNO3 इस रिएक्शन को ही लिखते हैं, है ना। देखो AgNO3, है ना, AgNO3 प्लस NaCl प्लस NaCl, ठीक है, NaCl। हाँ अब देखो यहां पर सबसे पहले बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। Ag 1 है, इधर भी Ag 1 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, उधर भी 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, उधर भी ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर सोडियम 1 है, उधर भी सोडियम 1 है, यहाँ पर Cl 1 है, उधर भी Cl 1 है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है। आपके बुक में ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स है जिसको आपको बैलेंस करके देखना है, लेकिन मैं ये मेथड आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको मेटल कौन सा है, रिएक्शन के अंदर मेटल कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 पे कोई भी 2 मेटल
मेटल है, नंबर 1 पे कोई भी मेटल ले लो, है ना। मेटल कितने नंबर है रिएक्टेंट में, कितने नंबर है प्रोडक्ट में, इसको लिखना है ना। सबसे पहले मेटल का नाम, है ना। देखो यहां पर मैं एक चार्ट बना के देता हूं आपको, इसको पूरा इरेज कर लेते हैं, इरेज ऑल, ठीक है। नाउ यहां पर एक चार्ट बनाता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले यहां पर मेटल, ठीक है, यहां पर नॉन मेटल, उसके बाद यहां पर ऑक्सीजन, उसके बाद यहां पर है हाइड्रोजन, बराबर, ठीक है। आफ्टर दैट यहां पर मैं क्या लिखता हूं बेटा, यहां पर लिखता हूं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के केस में कितने नंबर है, यहां पर रिएक्टेंट्स लिखता हूं मैं, है ना। और यहां पर लिखता हूं प्रोडक्ट्स, है ना। यहां पर क्या लिखता हूं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो इस तरीके से एक चार्ट बना लेते हैं, बराबर। अब आपको क्या करना है बताता हूं, ठीक है। क्लियर है, हाँ। देख लो, अब सबसे पहले रिएक्टेंट के साइड में मेटल कितने हैं इसका नंबर लिखना है ना। यहां पर सपोज 2 है, आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन, है ना। यहां पर सपोज 2 है, प्रोडक्ट्स में भी 2 है, कोई बात नहीं, बैलेंस है। यहां पर नॉन मेटल है सपोज कोई, है ना, जैसे कि नाइट्रोजन है, नॉन मेटल है। यहां पर 3 है, प्रोडक्ट में 4 है, बैलेंस नहीं है ना। यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर सपोज 4 है, प्रोडक्ट में 2 ही है, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहां पर 5 है और इधर सिर्फ 2 है, बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, एक जो बैलेंस नहीं है यहां पर लिख देना, कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है उतना नंबर यहां पर लिख देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से चार्ट बनाना है, देखना है और एक एक नंबर वहां पर पुट करना है और ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से उसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो 1 शॉट लेक्चर है, इसके लिए ये जो मैंने समझाना था पूरा समझा दिया है आपको। अब आपको ट्राई करना है इस एग्जांपल को, किस तरीके से आप बैलेंस करते हो, थोड़ा सा दिमाग आपका भी लगाना है, ठीक है। सो देखो, हाँ, नाउ यहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन से हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब मेनली हमारे पास कितने टाइप है बेटा, टोटल 4 टाइप है ना। 4 टाइप के अंदर सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ओके। सो देखो यहां पर सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस तरीके से काम करते हैं उसके रिगार्डिंग 2-3 एक्टिविटी जो आपके बुक में दिया है उसको हम देखेंगे, है ना। व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज हीटेड इन द टेस्ट ट्यूब, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर हीट करते हैं, वेपराइज होता है और उस वजह से फिर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl गैसियस फॉर्म में वहां पर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। व्हेन अ ग्लास रॉड डिप इन द अमोनिया सॉल्यूशन NH3 इज हेल्ड ओवर द टेस्ट ट्यूब, द अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अमोनिया गैस किसके साथ रिएक्ट करता है बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ रिएक्ट करता है और क्या फॉर्म करता है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है, NH4Cl, बराबर। सो इनिशियली द अमोनियम क्लोराइड इज इन अ गैसियस स्टेट। शुरू में जब वो फॉर्म हुआ है अमोनियम क्लोराइड, तो वो कौन से स्टेट में है बेटा, गैसियस स्टेट में है। बट इट क्विकली कंडेंसेस इनटू अ सॉलिड अपॉन कूलिंग। तुरंत ठंड मिलने की वजह से वो सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, राइट, फॉर्मिंग व्हाइट स्मोक। क्या फॉर्म होता है वहां पर, व्हाइट कलर का स्मोक फॉर्म होता है, एंड ड्यू टू द सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन द एयर। आ गई बात समझ में। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज NH3 गैसियस स्टेट प्लस HCl गिव्स NH4Cl, है ना। ये क्या है, इसका केमिकल इक्वेशन है और ये किसका एग्जांपल है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब देखो ना, कॉम्बिनेशन के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा है। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो रहा है दो चीजें, है ना। किस तरीके से कंबाइन हो रहा है, यहां पर NH4Cl फॉर्म हुआ, है ना, ये क्लोराइड कंबाइन हुआ NH के साथ। आ गई बात समझ में, ओके। यहां पर NH4Cl फॉर्म हो गया अपने पास अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल, दूसरी एक्टिविटी देखेंगे। इसके अंदर क्या लिखा है देखो, व्हेन अ मैग्नीशियम Mg
स्ट्रिप इज इग्नाइटेड इन एयर, मैग्नीशियम स्ट्रिप को हम एयर के अंदर इग्नाइट करते हैं, सो इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन O2, किसके साथ रिएक्ट करती है बेटा, O2 के साथ रिएक्ट करती है, और क्या फॉर्म होता है वहां पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। ये रिएक्शन से आप वाकिफ हो, आपको पता है ना, MgO फॉर्म होता है, राइट। दिस रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पाउडर विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाइट पाउडर सब्सटेंस हमें फॉर्म होता हुआ दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बराबर, राइट। सो देखो, द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है बेटा, 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। ये भी क्या है, किसका एग्जाम्पल है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आ गई बात समझ में। देखो ना, यहां पर Mg और ऑक्सीजन दोनों चीजें क्या हो रही है बेटा, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है, यस और नो। और जब कंबाइन होता है तो उसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो एक्टिविटी नंबर 3 में क्या दिखाया गया है, क्या बोला गया है, देखो, व्हेन वाटर इज एडेड टू द कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब हम पानी मिलाते हैं, ऑल्सो नोन एज स्लेक्ट लाइम, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं, बराबर। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH टेकन ट्वाइस, है ना, CaOH टेकन ट्वाइस, है ना, ये फॉर्म होता है ना। दिस रिएक्शन रिलीजेस द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, बहुत बड़े पैमाने पर हीट जो है वो रिलीज होती है, राइट। सो द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज CaOH2O CaOH टेकन ट्वाइस प्लस हीट। अब देखो ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। देखो ना, यहां पर CaO के साथ क्या कंबाइन हो रहा है बेटा, H2O कंबाइन हो रहा है। बाय प्रोडक्ट में कुछ मिला क्या अपने को, नहीं मिला है। आ गई क्या बात समझ में। सो ये पूरा का पूरा वाटर का मॉलिक्यूल किसके साथ कंबाइन हो गया बेटा, CaO के साथ कंबाइन हो गया। आ गई क्या बात समझ में। यहां पर रिएक्शन बैलेंस है, एक Ca इधर है, एक इधर है, 2 ऑक्सीजन है, इधर इधर भी 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। आ गई क्या बात समझ में। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लास्ट स्टेटमेंट देख लो, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, जब 2 या फिर 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं, सो इन रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, और उससे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, उस केस में उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो अब हम क्या देखेंगे बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। बहुत ही आसान है, 2-4 टाइप है, फटाफट फटाफट देखेंगे हम। देखो, टेक सम शुगर इन एन इवेपोरेटिंग डिश एंड हीट इट विद द हेल्प ऑफ द बंसन बर्नर। बंसन बर्नर एक टाइप का बर्नर है, उस बर्नर की मदद से उस शुगर को हमें हीट करना है, बहुत ज्यादा हीट करना है, ठीक है। एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस वहां पर फॉर्म होता हुआ हमें दिखेगा, यस। सो आफ्टर सम टाइम यू हैव सी दैट फॉर्मेशन ऑफ बर्नट आउट ब्लैक सब्सटेंस। यहाँ पर ब्लैक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा, बराबर। सो एग्जैक्टली व्हाट मस्ट हैपन इन दिस एक्टिविटी, इन द अबव एक्टिविटी अ सिंगल रिएक्टेंट शुगर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब्सटेंसेस, कार्बन एंड H2O। देखो यहाँ पर शुगर जो है वो सिंगल रिएक्टेंट है ना, उसको सिर्फ हमने हीट किया है, एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज किया है, वहां पर हमने कोई दूसरा रिएक्टेंट उसके साथ रिएक्ट करने के लिए लाया है क्या बेटा, नहीं। तो ये सिंगल रिएक्टेंट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है बेटा, कार्बन मिलता है और H2O मिलता है, वाटर का मॉलिक्यूल मिलता है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होगा बेटा, C12H22O11 जो कि शुगर का मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो गया, वो डिकम्पोज हो गया और उसका कार्बन और H2O यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्जन हो गया, और इसी टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। आ गई क्या बात समझ में, यस और नो, क्लियर है, हाँ या ना, ओके। देखो नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल्स एक्टिविटी हम देख लेते हैं, है ना। टेस्टिंग फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन प्रोसीजर क्या है, टेक सम कैल्शियम कार्बोनेट इन 1 टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट लेना है, बराबर। नाउ फीट अ बेंट ट्यूब टू दिस टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ रबर कॉर्क।
है ना। रबर कॉर्क की मदद से एक बेंट ट्यूब जो है वो हमें इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फिट करनी है। देखो ना, आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, यहाँ पर रबर कॉर्क फिट किया है, वहां पर एक बेंट टेस्ट ट्यूब को हमने फिट कर दिया है, बराबर। नाउ इनटू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन द अदर टेस्ट ट्यूब, इस बेंट टेस्ट ट्यूब को हमें दूसरे टेस्ट ट्यूब के साथ जोड़ देना है कुछ इस तरीके से। और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है बेटा, लाइम वाटर लिया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, बराबर। सो अब हीट द पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रांगली इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर जो पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट अपने पास था उसको बहुत ज्यादा हीट करना है, बराबर। हीट करने के बाद क्या होगा बेटा, देखो ऑब्जर्वेशन, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। ये जो लाइम वाटर है अपने पास ये कैसा बन जाएगा बेटा, मिल्की बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिल्की। अब ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है, देखेंगे। देखो यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है ना, काफी डिटेल में यहां पर सब चीजें मैंने वन बाय स्टेप यहां पर पुट की है, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, है ना। एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक्स डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट था उसको जब हमने हीट किया तो वो ब्रेक डाउन हो गया, किसके अंदर ब्रेक डाउन हो गया है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर, बराबर। When the carbon dioxide gas form turns the lime water milky, और वो रबर कॉक से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो पास हुआ और किसके पास पहुंचा बेटा, वो किसके पास पहुंचा, लाइम वाटर के पास पहुंचा। तो ऐसे कंडीशन में वो जो लाइम वाटर था वो क्या बन गया, मिल्की बन गया। आ गई क्या बात समझ में, यानी कि एक ही कैल्शियम कार्बोनेट उसको ही हीट किया है, उससे ही हमें दो चीजें मिल रही है। क्या मिल रहा है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर रिमेन्स इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर हमें देखने को मिलेगा। आ गई बात समझ में। देखो CaCO3 सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या फॉर्म हो रहा है बेटा, यहाँ पर हीट करने के बाद CaO कैल्शियम ऑक्साइड का पाउडर मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा है। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा, वो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो जो सॉल्यूशन है वो मिल्की होता हुआ हमें दिख रहा है। कंक्लूजन क्या है बेटा, देखो दिस शोज दैट decomposition reaction where calcium carbonate decomposes into calcium oxide and carbon dioxide gas। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है किसके अंदर बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। आ गई बात समझ में, क्लियर है। नोट अ सिमिलर रिएक्शन हैपेंस विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सेम रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी होती है। इट स्लोली डिकम्पोजेस इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन गैस, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी स्लोली डिकम्पोज होता है, किसके अंदर डिकम्पोज होता है बेटा, वाटर के अंदर एंड ऑक्सीजन गैस के अंदर। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, है ना। देख लो, हाँ देखो, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है दैट वाटर डिकम्पोजेस इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस on passing electric current through the acidulated water. This decomposition takes place by means of the electrical energy, that is it is called electrolysis. अब इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से आप बहुत ज्यादा वाकिफ हो, आपको पता है ये प्रोसेस, है ना। ये भी किसका प्रकार है बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का प्रकार है ना, टाइप है ना। अब H2O है ना, किस में स्प्लिट होता है बेटा, H2 में और O2 में स्प्लिट होता है। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट। सिंगल रिएक्टेंट की मदद से, सिंगल रिएक्टेंट की कंडीशंस को चेंज करने की वजह से, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आ गई क्या बात समझ में, क्लियर है। नाउ मेनी डिग्रेडेशन प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द नेचर सराउंडिंग अस। अब ये डिग्रेडेशन का प्रोसेस, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हमारे आसपास, आस पड़ोस में हमेशा होता रहता है। अब कैसे, ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एज अ रिजल्ट मैन्योर एंड बायोगैस आर फॉर्म। बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल। देखो ऑर्गेनिक जो वेस्ट है वो डिकम्पोज होता है ना, और उससे क्या बनता है बेटा, बायोगैस बनता है।
क्या बनता है, बायोगैस। और उसी बायोगैस को हम एज अ फ्यूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ गई बात समझ में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या है बेटा, अब जिंक डस्ट को हमें ऐड करना है ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। यहां पर कलरलेस सॉल्यूशन जो है वो फॉर्म होगा किसका, जिंक सल्फेट का, एंड हीट जो है वो जनरेट होगी। अब किस तरीके से है देख लेते हैं। जिंक आयंस Zn2+ फ्रॉम जिंक एटम्स रिप्लेस कॉपर आयंस। नाम क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है ना। एक जो एटम, एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। यहां पर क्या करेगा, रिप्लेस। देखो, रिप्लेस द कॉपर आयन, ये किसको रिप्लेस करेगा बेटा, जिंक आयन कॉपर आयन को रिप्लेस करेगा, Cu2+ इन द कॉपर सल्फेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर एटम्स। अब कैसे होता है देखो, दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? अब डेफिनेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स कब होती है, व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाय फॉर्मिंग इट्स ओन आयन। देखो, यहां पर जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे एलिमेंट को क्या करता है बेटा, डिस्प्लेस करता है। किसको, जो लेस रिएक्टिव है ना। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाय फॉर्मिंग इट्स ओन आयन। उसके खुद के आयन जो है वो वहां पर फॉर्म होते हैं, बराबर। एग्जाम्पल, जिंक आयन एंड लीड कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। जिंक आयन लीड ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस करते हैं, बराबर। एंड सिमिलर टू द रिएक्शन विद द कॉपर सल्फेट। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो यहां पर और भी नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या है बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहती है, इसको भी देख लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहली बात, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड फॉर्म्स बाय एक्सचेंजिंग सिल्वर एंड सोडियम आयंस इन द रिएक्टेंट्स। यहाँ पर सिल्वर एंड सोडियम आयन जो है रिएक्टर के अंदर जब एक्सचेंज होते हैं तो वहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है वो फॉर्म होता हुआ हमें दिखता है। आ गई बात समझ में। देन रिएक्शन टाइप, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ गई बात समझ में। एक्टिविटी रिकॉल, यहां पर एक एक्टिविटी आपने पहले की थी, क्या है बेटा, प्रेसिपिटेट कलर, द प्रेसिपिटेट फॉर्म वाज व्हाइट, प्रेसिपिटेट नेम क्या था बेटा, सिल्वर क्लोराइड। ऊपर की जो मतलब ऑब्जर्वेशन के अंदर जो लिखा है वही एक्टिविटी ऑलरेडी की हुई है ना। द बैलेंस इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन इज 2AgNO3 प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके बाद सिल्वर क्लोराइड, उसके बाद NaNO3, है ना। सो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, है ना। यहां पर लिखता हूं मैं, ठीक है, आई विल राइट इट ओवर हियर। 2AgNO3 plus NaCl gives AgCl plus AgCl plus 2NaNO3। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। यहां पर AgNO3 था बेटा अपने पास, हाँ। अब AgNO3 के अंदर NO3 रिप्लेस हो गया, किससे रिप्लेस हो गया बेटा, Cl से, बराबर। अब Na से Cl रिप्लेस हो गया, Na की जगह खाली हो गई, तो Cl किससे रिप्लेस हो गया बेटा, NO3 से, है ना। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत आसान है बेटा समझने के लिए। इस रिएक्शन को, इस एग्जांपल को याद रखो सिर्फ आप। AgNO3 था, NO3 रिप्लेस हो गया Cl से, अब यहां पर Cl की जगह खाली हो गई। अब ये NO3 कहां पे जगह चला गया बेटा, Cl की जगह पे चला गया, वही है ना, AgCl plus 2NaNO3। आ गई क्या बात समझ में। सिर्फ यहां पर इस रिएक्शन को बैलेंस करके लिखा गया है, क्लियर है, यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर भी हमें दो टाइप देखने को मिलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखो यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस जो है, यहां पर आइस मेल्ट होना, बराबर। उसके बाद में पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व होना, किसके अंदर बेटा,
वाटर के अंदर। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोसेस किसको बोलते हैं बेटा हम? फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर। अब वाटर आइस का जब फॉर्मेशन होता है, पानी को जब हम कूल करते हैं, बहुत ज्यादा ठंडा करते हैं, तब किसका फॉर्मेशन होता है बेटा? आइस का फॉर्मेशन होता हुआ वहां पर दिखता है, बराबर। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी के अंदर डिसॉल्व होता है तब वहां पर हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलती है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दो टाइप के प्रोसेस है यहां पर, है ना। डाइल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर रिजल्ट्स इन द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब वाटर के अंदर डाइल्यूट होता है तो यहां पर हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। एक्सोथर्मिक यानी कि हीट बाहर निकलना, बराबर। सो extreme caution is needed to avoid the accident due to rapid evaporation of the water when mixed with the concentrated sulfuric acid। इसलिए यहाँ पर tremendous amount of heat जो है वो तुरंत बाहर निकलती है, इसलिए इस प्रोसेस को करते वक्त बहुत ही ज्यादा सावधानी हमें बरतनी पड़ती है, otherwise there should be the chance of accident। Okay, so hence water should be added slowly to the concentrated sulfuric acid। इसलिए concentrated sulfuric acid को अगर डाइल्यूट करवाना है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उसके अंदर पानी को ऐड करते हैं, है ना। विथ स्टीयरिंग टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ हीट। वहां पर धीरे धीरे उसको स्टीयर करते हैं और हीट रिलीज को कंट्रोल करके हम उस सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते हैं, है ना। कभी आपको लैबोरेटरी में बोला जाए कि डाइल्यूट कर दो इसको, सल्फ्यूरिक एसिड को, और तुरंत आपने पानी डाल दिया तो पूरी की पूरी हीट जो है वो आपके फेस के ऊपर आ सकती है और बहुत मेजर एक्सीडेंट वहां पर हो सकता है। कभी भी लैबोरेटरी में किसी भी कंपाउंड को हैंडल करते वक्त आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस वक्त एक डॉट जो है, एकदम डॉट बारीक HCl का कॉन्सेंट्रेटेड HCl था वो लैबोरेटरी के अंदर, वो मेरे उंगली के ऊपर गिर गया था और लगभग आधा 1 घंटा 2 घंटे तक वहां पर मुझे ऐसे जलन जैसी फीलिंग हो रही थी। ऐसे लग रहा था यहाँ पर कुछ जला है ना, बहुत पेन हो रहा था उस पर्टिकुलर जगह पे। आ गई क्या बात समझ में? सो दिस एसिड्स आर वेरी डेंजरस एंड वी शुड हैंडल इट वेरी केयरफुली इन द लैबोरेटरी। ओके, सो देखो यहां पर हमें कुछ प्रोसेसेस को कैरी करके देखना है ना, टू कैरी आउट एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस, है ना। क्या करना है बेटा? एपरेटस लेना है, 2 प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, 2 प्लास्टिक बॉटल लेनी है, मेजरिंग सिलेंडर, थर्मोमीटर एक्सेट्रा, है ना। 3-4 चीजें हमें लेनी है। उसके बाद केमिकल्स, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर हमें वहां पर लेने हैं। 3-4 केमिकल्स लगते हैं। उसके बाद प्रोसीजर क्या है? 100 ml वाटर जो है ईच प्लास्टिक बॉटल हमें डालना है ना, और इनिशियल टेम्परेचर को हमें नोट कर लेना है, लिख लेना है, बराबर। उसके बाद ऐड 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, 5 ग्राम उसके अंदर डालना है 1 बॉटल के अंदर। उसको अच्छे तरीके से शेक करना है, हिलाना है। नोटिंग द टेम्परेचर चेंज, उसके अंदर क्या टेम्परेचर चेंज हुआ है उसको लिख लेना है, बराबर। उसके बाद 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें डालना है, किसके अंदर? NaOH के अंदर, ठीक है। टू द अदर बॉटल एंड शेक वेल। सबसे पहले बॉटल के अंदर हमने क्या डाला बेटा? KNO3 डाला है। दूसरे बॉटल के अंदर हमने क्या डाला है? NaOH डाला है, ठीक है। और यहां पर टेम्परेचर हमें लिख लेना है, बराबर। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है ना, डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इन वाटर। यहां पर जब KNO3 पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, सो एंडोथर्मिक प्रोसेस वहां पर होती हुई दिखेगी। एंडोथर्मिक यानी कि क्या है? यहां पर टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। आ गई बात समझ में? लेकिन दूसरे केस में, दूसरे बॉटल में डिसोल्यूशन ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के अंदर डिसॉल्व होगा तो यहां पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। यहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें दिखेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। अब सबसे पहले एक बात गांठ में बांध रखनी है, एंडोथर्मिक के अंदर क्या हो रहा है बेटा? टेम्परेचर कम हो रहा है ना, हीट अंदर जा रही है, ऑब्जर्व हो रही है। एक्सोथर्मिक के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके, सो देखो यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिलीज हीट, वार्मिंग सराउंडिंग को गर्म करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग को कूल करता है। आ गई बात समझ में? सो कैल्शियम CaCO3 प्लस हीट,
यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। यहाँ पर CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ जब रिएक्ट होता है तो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है एक्वियस एंड हीट जो है वो लिबरेट होती है। यानी कि ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, जहां जिस कई रिएक्शन पे हीट बाहर निकल रही है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आ गई बात समझ में, क्लियर है, यस और नो? ओके, एक बार रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखो आफ्टर दैट उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती है, कितनी तेजी से रिएक्शन हो रही है, आपकी गाड़ी कितनी तेज भाग रही है ना, इसी की तरह रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, इसी को ही तो हम बोलते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। या तो वो स्लो हो सकती है, फास्ट हो सकती है, बहुत लंबे समय तक चल सकती है, जैसे कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट बहुत लंबा समय लगता है, महीना भर, 2 महीने, 4 महीने लगते हैं, बराबर। सो फॉर दैट पर्पज डिफरेंट रिएक्शन ऑकर एट अ डिफरेंट रेट्स, वहां पर अलग अलग रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग रेट में, है ना। सम रिएक्शंस आर रैपिड, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं जो कि इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। अदर रिएक्शंस आर स्लो, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं, इसके लिए लंबा समय लगता है इसको कंप्लीट होने के लिए। आ गई बात समझ में? देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन से फैक्टर्स रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स सबसे पहली चीज है, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। अब चिंता मत करो, इसको भी 1 बाय 1 हम देखने वाले हैं, है ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, दूसरी चीज साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के अंदर जो पार्टिकल की साइज है वो कितनी है, पाउडर है, ब्लॉक है, क्यूब्स है, क्या है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स कितने कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है। टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का टेम्परेचर कितना है, उस हिसाब से भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज होती है। और कैटलिस्ट हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट का इस्तेमाल इसीलिए होता है, एक तो रिएक्शन को अपने मन मुताबिक स्पीड देने के लिए हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक तो फास्ट करने के लिए, नहीं तो धीरे करने के लिए। आ गई बात समझ में? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट का नेचर क्या है। सबसे पहला, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम Al and zinc Zn with dilute hydrochloric acid produces hydrogen gas H2 and water soluble salt। देखो किसकी किसकी रिएक्शन है बेटा, एल्यूमिनियम की रिएक्शन जिंक के साथ। अब उसके अंदर हमने क्या लिया है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है और वाटर सोल्यूबल सॉल्ट वहां पर प्रोड्यूस होते हैं, बराबर। सो एल्यूमिनियम रिएक्ट्स फास्टर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपेयर टू जिंक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपैरिजन में एल्यूमिनियम जो है वो फास्ट रिएक्ट करता है, बराबर। सो द डिफरेंस इन द रिएक्शन रेट इज ड्यू टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अब देखो मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है, कम है, ज्यादा है, इसके ऊपर डिफरेंस आ रहा है कि कितना रिएक्ट होगा वो, है ना। देखो यहां पर एल्यूमिनियम फास्ट रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जिंक के कंपैरिजन में। आ गई क्या बात समझ में, यस और नो? हाँ। सो यहां पर रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से चेंज होगा, है ना। इसलिए पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। आ गई बात समझ में? द डिफरेंस इन द रिएक्शन रेट इज ड्यू टू रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो लीडिंग टू द फास्टर रिएक्शन रेट। इसलिए हमें रिएक्शन रेट फास्ट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू द जिंक, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। आ गई बात समझ में? सो क्लियर होगा पूरा? हाँ। अब देखो साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स की साइज
मैटर करती है। कैसे? यूज 2 टेस्ट ट्यूब्स विद इक्वल वेट्स ऑफ पीसेस एंड पाउडर ऑफ शाहाबाद टाइल। शाहाबादी टाइल पता है आपको, उसकी पाउडर लेनी है ना, और उसके साथ 2 टेस्ट ट्यूब लेना है ना। दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर इक्वल पीसेस ऑफ शाहाबादी टाइल की पाउडर डालनी है ना। अब हर के अंदर ऐड 10 ml डाइल्यूट HCl टू ईच टेस्ट ट्यूब, है ना। अब हर टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है ना। और उसके बाद ऑब्जर्व द इफरसेवेंस ऑफ द CO2। इफरसेवेंस फॉर्म्स स्लोअर विद द पीसेस एंड फास्टर विद द पाउडर। अब एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया था पाउडर, और दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया था क्या बेटा, मतलब बड़े बड़े साइज के जो टुकड़े हैं वो लिए थे, है ना, या फिर एक बड़ा टुकड़ा लिया था, है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब यहाँ पर जो पाउडर है वो ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, ज्यादा CO2 वहां पर लिबरेट होगा, और जो बड़ा टुकड़ा हमने लिया है वो स्लोली रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर दिक्कत मतलब क्या है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी कि साइज जितनी छोटी होगी उतनी तेज रिएक्शन होगी, साइज जितनी बड़ी होगी उतनी स्लो रिएक्शन होगी, बराबर। शाहाबादी टाइल का पाउडर लेंगे तो CO2 ज्यादा लिबरेट होगा, शाहाबादी टाइल का टुकड़ा लेकर रिएक्ट करने की कोशिश करेंगे तो CO2 कम लिबरेट होगा। आ गई क्या बात समझ में? सो स्मॉलर पार्टिकल रिजल्ट इन द हायर रिएक्शन रेट। छोटे पार्टिकल की वजह से हायर रिएक्शन रेट हमें देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स कितने कॉन्सेंट्रेटेड है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितनी तेज रिएक्शन होगी, बराबर। सो रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ CaCO3 पाउडर, है ना। अब देखो यहां पर डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जब रिएक्शन होती है किसके साथ, CaCO3 पाउडर के साथ, सो डाइल्यूट HCl रिएक्ट स्लोली विथ CaCO3, है ना। CaCO3 के साथ डाइल्यूट HCl धीरे रिएक्ट करेगा, लेकिन कॉन्ट्ररी causing slow disappearance of the CaCO3 and slow liberation of CO2। यहां पर स्लो लिबरेशन ऑफ CO2 होगा, इसका मतलब यह है कि रिएक्शन स्लो हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl लेते हैं तो वो रैपिडली रिएक्ट होता है CaCO3 के साथ, है ना। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is proportional to the concentration of reactants। काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, concentration of reactants, है ना, बराबर। क्लियर है? यस और नो? ओके, देखो हायर कॉन्सेंट्रेशन रिजल्ट इन द फास्टर रिएक्शन रेट। कॉन्सेंट्रेशन हायर है, रिएक्शन रेट भी क्या होगी बेटा, फास्टर होगी। आ गई बात समझ में? क्लियर है? देखो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, यहां पर टेम्परेचर भी मैटर करता है, रिएक्शन के अंदर किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है ना। सो लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की बिफोर हीटिंग लाइमस्टोन इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर लाइम वाटर जो है वो मिल्की नहीं होता है ना, जब हीट नहीं करते हैं हम उसको। हमने देखा है ना रिएक्शन बेटा, वो उस रिएक्शन को देखा है ना। देखो यहां पर, हाँ यहां पर, हाँ, ये लाइम वाटर जो है जब तक हीट नहीं दी हमने तब तक यहां पर ये लाइम वाटर मिल्की बना क्या बेटा, नहीं, यानी कि रिएक्शन हो रही थी क्या, नहीं। जब जैसे हीट दे दी तब क्या हो गया बेटा, रिएक्शन होनी शुरू हो गई, है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है ना, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। सो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इनहांसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। इसलिए जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। हायर टेम्परेचर लीड्स टू फास्टर रिएक्शन रेट। जितना टेम्परेचर ज्यादा है उतनी रिएक्शन रेट भी क्या है बेटा, फास्ट होती है। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है? ओके, अब कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट को भी देख लेते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कैटलिस्ट को किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, है ना। देखो सबसे पहला पॉइंट आई विल रीड, द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3 डज नॉट हैव एन इंक्रीज रेट विद रिड्यूस पार्टिकल साइज और इंक्रीज टेम्परेचर। अब देखो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है किसका बेटा, पोटेशियम क्लोरेट का, KClO3 का, है ना। अब यहां पर हम चाहे टेम्परेचर बढ़ाए चाहे पार्टिकल साइज को डिक्रीज करें, लेकिन यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन हमें चेंज होती हुई नहीं दिखती है।
अब ऐसे केस में क्या करें हम? हाउएवर KClO3 डिकम्पोजेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेकिन अगर वहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है तो KClO3 जो है वो रैपिडली रिएक्ट करेगा, है ना। मतलब जो टेम्परेचर बढ़ाने से भी टेम्परेचर बढ़ाने से भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रही थी, पार्टिकल की साइज कम करने की वजह से भी रिएक्शन इंक्रीज नहीं हो रही थी। तो ऐसे केस में हमने एक नए कंपाउंड को इंट्रोड्यूस किया, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, और यहां पर फास्ट केमिकल रिएक्शन हमें देखने को मिली। लेकिन इसकी खास बात यह है, MnO2 की खास बात यहां पर ये है, विथ नो केमिकल चेंज ऑकरिंग इन द MnO2 के अंदर इटसेल्फ कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है। आ गई क्या बात समझ में? और इसी सब्सटेंस को, अ सब्सटेंस दैट अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज इटसेल्फ इज कॉल्ड द कैटलिस्ट। ऐसा सब्सटेंस जो कि खुद को केमिकली रिएक्ट नहीं करवाता है लेकिन दूसरे रिएक्शन को फास्ट करता है, ऐसे ही सब्सटेंस को, ऐसे ही कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैटलिस्ट बोलते हैं। और यहां पर कैटलिस्ट कौन है? MnO2 है। क्या है? MnO2। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है? सो सिमिलरली द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 into water and oxygen occurs slowly at room temperature। देखो यहां पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पानी की जो रिएक्शन है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 into वाटर एंड ऑक्सीजन, यहां पर रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन स्लो होती है ना। लेकिन जैसे ही ये एक्सेलरेट करती है विद द एडिशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब हम MnO2 उसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये रिएक्शन तेज होना शुरू होती है और इसी को ही हम कैटलिस्ट बोलते हैं। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, MnO2 इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कैटलिस्ट। ऐसा नहीं है कि हर बार हम MnO2 का ही इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग तरीके के कैटलिस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं एज पर द रेट ऑफ रिएक्शन व्हाट वी हैव टू चेंज। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके। सो देखो, डू यू नो में यहां पर कुछ फैक्ट्स आपको देखने हैं, है ना। डू यू नो में कुछ फैक्ट्स देखेंगे। वन और मोर केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एवरी केमिकल चेंज। देखो हर केमिकल चेंज के वक्त एक या फिर एक से ज्यादा हमें रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। सम केमिकल रिएक्शंस ऑकर एट अ फास्ट स्पीड वेयर सम ऑकर एट अ स्लो। कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं, कुछ रिएक्शन स्लोली होते हैं। सो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स इंस्टेंटेनियसली। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमारे पास है तो वो किसी के साथ भी फास्ट रिएक्ट कर जाते हैं, है ना। इन आवर बॉडी एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस। हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो फिजियोलॉजिकल रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज करने का काम करते हैं। पेरिशेबल फूडस्टफ्स गेट प्रिजर्व लॉन्गर इन द रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के अंदर खराब होने वाले फूडस्टफ्स को हम लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। सो ऐसे केस में द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फूडस्टफ्स गेट लोअर ड्यू टू लो टेम्परेचर एंड इट फ्रेशनेस इज मेंटेन। इसलिए जो रिएक्शन हो रही थी, इथिलीन जो लिबरेट हो रहा था उसमें से, फ्रूट्स में से, तो उसको रोकने के लिए, उस रिएक्शन को रोकने के लिए हम टेम्परेचर को कम कर देते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, और उसी वजह से लंबे समय तक, 15 दिन तक वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रेश रहते हैं। आ गई क्या बात समझ में? तो टेम्परेचर क्या कर रहा है बेटा? यहां पर अफेक्ट कर रहा है किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है। वेजिटेबल्स कुक क्विकली ऑन ऑयल रादर देन ऑन वाटर। पानी से अच्छा वो तेल के अंदर ज़्यादा तेजी से गर्म कुक होते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर प्रॉफिटेबल इन द केमिकल फैक्ट्रीज इफ देयर रेट इज फास्ट। केमिकल रिएक्शन जितनी तेजी से होगी उतना प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अब देखो ना, दही बनाना है किसी फैक्ट्री में, किसी डेयरी फैक्ट्री में अगर दही बनाना है, दही जितना तेजी से बनेगा उतना उनका फायदा है। यस और नो? यस। उसके बाद ईस्ट की वजह से जो फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन केक वगैरह बनाने के लिए, सो ब्रेड बनाने के लिए, ये फर्मेंटेशन जितना तेज होगा उतना उनका फायदा ज्यादा है ना। सो द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। द ओजोन लेयर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द लाइफ ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर आउटर कवरिंग है, किसकी कवरिंग है बेटा? वो ओजोन लेयर है, ओजोन गैस की कवरिंग है। सो ये क्या करती है बेटा? हमें सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज का प्रोटेक्शन देने का काम करती है। द प्रोसेस ऑफ डिप्लीशन
और मेंटेनेंस ऑफ दिस लेयर डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स, है ना। इसको मेंटेन करने के लिए भी ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि काफी तेजी से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता हुआ दिख रहा है और आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा उसकी वजह से हो सकता है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके, नाउ देखो यहां पर फिर से हमें दो टाइप के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिडक्शन रिएक्शन, है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसको भी हम देखेंगे, है ना। सो यहां पर MgO2 क्या फॉर्म हो रहा है, MgO, है ना। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, MgH2, है ना, Mg प्लस H2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 फॉर्म हो रहा है ना। देखो इन द रिएक्शन 20 एंड 21 अ रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, 20 और 21 में रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, वेयर एज 22 एंड 23 हाइड्रो गैस इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्टेंट। यहाँ पर हाइड्रो जो है H जो है वो रिएक्टेंट से रिमूव हुआ है। देखो ना MgH2 है, H2 अलग हो गया और Mg अलग हो गया इस रिएक्शन के अंदर, बराबर। सो देखो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये सब एग्जांपल किसके है बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के है। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और लूजेस हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन को लूज करता है टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो ना यहां पर भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर ब्रॉट अबाउट बाय द यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल CH3CH2OH, है ना। सो इथिल अल्कोहल बोलते हैं हम इसको, है ना। अब ये कैटलिस्ट जो है उसके मदद से रिएक्ट हो रहा है ना। यहाँ पर CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, बराबर। सो हियर द एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट makes oxygen available for the oxidation of reactant ethyl alcohol. Such a chemical substances which bring about an oxidation reaction by making oxidation available are called oxidants or oxidizing agents. अब सिंपल भाषा में बताता हूँ, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को होने के लिए मदद करते हैं, हम उनको क्या बोल देते हैं बेटा, ऑक्सीडेंट्स बोल देते हैं, या फिर हम उनको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं। आ गई क्या बात समझ में? क्लियर है क्या? यस और नो? सो फॉर दैट मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डू यू नो में देखो क्या है तो, हाँ, अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेंट्स, अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं ताकि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सके, जैसे कि K2Cr2O ऑब्लिक H2SO4, KMnO4 ऑब्लिक H2SO4 आर द कॉमनली यूज केमिकल ऑक्सीडेंट्स। ये कुछ कॉमनली इस्तेमाल होने वाले केमिकल ऑक्सीडेंट्स है। आ गई बात समझ में? सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 इज यूज्ड एज अ माइल्ड ऑक्सीडेंट। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम माइल्ड ऑक्सीडेंट बोलते हैं, माइल्ड, है ना, माइल्ड मतलब कमजोर थोड़ा सा। ओजोन O3 इज ऑल्सो अ केमिकल ऑक्सीडेंट। O3 जो है, ओजोन जो है, वो भी क्या है बेटा, केमिकल ऑक्सीडेंट है। nascent oxygen is generated by the chemical oxidants and it is used for the oxidation reaction. देखो O3 O2 plus O, H2O2 H2O plus O, K2Cr2O7 plus 4H2SO4, K2SO4 plus Cr2SO4 taken thrice plus 4H2O plus 3O, है ना। So KMnO4 plus H2SO4, K2SO4, MnSO4, H2O plus 5O। आ गई बात समझ में? So nascent oxygen in the state प्रायर टू द फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की पहली जो स्टेट है वो क्या है बेटा, nascent ऑक्सीजन है। सो इट इज द रिएक्टिव फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द सिंबल, ब्रैकेट में हम इसको ऐसे लिखते हैं, है ना। ये क्या है बेटा, दिस इज द nascent ऑक्सीजन है ना। क्या है ये, nascent ऑक्सीजन। आ गई बात समझ में? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना।
देखो, वी हैव सीन दैट, हमने देखा है, वी हैव सीन दैट जस्ट नाउ दैट पोटेशियम परमैंगनेट इज अ केमिकल ऑक्सीडेंट। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो क्या है बेटा, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, केमिकल ऑक्सीडेंट है, बराबर। नाउ हैव अ लुक एट द फॉलोइंग रिएक्शन, KMnO4 प्लस 10 FeSO4, है ना, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद H2SO4 क्या फॉर्म हो रहा है, K2SO4 प्लस MnSO4 5 Fe2SO4 टेकन थ्राइस प्लस 8H2O का फॉर्मेशन हो रहा है ना। सो विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन दिस रिएक्शन। ऑफ कोर्स FeSO4 को इसने क्या कर दिया बेटा, ऑक्सीडाइज कर दिया, इस कंपाउंड को, है ना, इस कंपाउंड को इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, बराबर। सो हियर FeSO4 ट्रांसफॉर्म इनटू Fe2SO4 टेकन थ्राइस। ये किस में ट्रांसफॉर्म हो गया बेटा, FeSO4 Fe2SO4 टेकन थ्राइस में, बराबर। सो लेट अस नाउ सी हाउ दिस कन्वर्जन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर ये कन्वर्जन किस तरीके से होता है इसको हम देखेंगे, है ना। 2FeSO4 यूज Fe2SO4 टेकन थ्राइस। आयोनिक रिएक्शन जो है वो Fe2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, दो चार्ज है इसके ऊपर। सो Fe3 प्लस हो रहा है और SO4 2 माइनस एज इट इज रह रहा है। आ गई बात समझ में। सो द नेट change taking place in the above conversion is shown by the net ionic reaction as shown below। नेट चेंज जो यहां पर हो रहा है, जैसे कि नेट आयोनिक रिएक्शन Fe2 प्लस चार्ज है, Fe3 प्लस हुआ है, यानी कि फेरस से क्या हुआ, ये फेरिक हुआ है। आ गई बात समझ में। सो दिस नेट आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन ब्रॉट अबाउट बाय KMnO4। ये जो नेट आयोनिक रिएक्शन हो रही है यही हमें क्या दर्शाती है कि यहां पर KMnO4 की वजह से ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। व्हेन अ फेरिक आयन इज फॉर्म फ्रॉम द फेरस आयन द पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट। देखो ना, यहां पर Fe2 प्लस था, यहां पर Fe3 प्लस हो गया, यानी कि पॉजिटिव चार्ज 1 यूनिट से बढ़ गया है ना। सो व्हाइल दिस हैपेंस द फेरस आयन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। जब ऐसा हो रहा था तो फेरस आयन ने क्या कर दिया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तब जाके तो 1 से पॉजिटिव हो पाया ना वो। सो फ्रॉम दिस वी अंडरस्टैंड अ न्यू डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। और इसी की मदद से हमें ऑक्सीडेशन की नई डेफिनेशन मिलती है। ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, यहां पर लिख देता हूं मैं बड़े फॉन्ट में, है ना। ऑक्सीडेशन मीन्स लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन मीन्स losing 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। एक या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जब लूज किया जाता है तो हम उसी को ही क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। आ गई क्या बात समझ में, ठीक है, क्लियर है, यस और नो। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, द रिएक्शन इन विच, है ना। देखो अब रिडक्शन रिएक्शन के बारे में हम देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे बेटा, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, रिडक्शन ठीक है, रिडक्शन रिएक्शन के बारे में देखेंगे। सो देखो, द रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट लूजेस ऑक्सीजन। रिएक्टेंट क्या करता है बेटा, ऑक्सीजन को लूज करता है और क्या फॉर्म करता है, टू फॉर्म द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीजन को लूज करके जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना, रिएक्टेंट ऑक्सीजन को लूज करता है और प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। द सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट रिडक्शन इज कॉल्ड द रिडक्टेंट। ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन रिएक्शन को होने के लिए मदद करता है, करवाता है उस रिएक्शन को, उसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रिडक्टेंट बोलते हैं, या फिर हम उसको क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोल सकते हैं। आ गई बात समझ में। व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड,
जब हाइड्रोजन गैस ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से पास की जाती है, सो अ रेडिश कलर लेयर ऑफ कॉपर इज फॉर्म, उसके ऊपर रेडिश कॉपर की लेयर जो है वो फॉर्म होती है ना, यानी कि CuO प्लस H2, तो यहां पर Cu प्लस H2 यानी कि ऑक्सीजन लूज हुआ कॉपर का, और सिर्फ कॉपर हमें देखने को मिला, और वो ऑक्सीजन कंबाइन हो गया हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, H2 के साथ। आ गई बात समझ में? इन द रिएक्शन एन ऑक्सीजन एटम इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कॉपर ऑक्साइड CuO, Cu में से ऑक्सीजन का एटम रिमूव हुआ, इंडिकेटिंग रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, यहां पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। यस और नो? यस। Simultaneously, hydrogen molecule takes up the oxygen atom forming the water H2O, indicating oxidation of hydrogen. अब simultaneously यहां पर जो रिडक्शन हुआ किसका? कॉपर का, है ना। किसका रिएक्शन हुआ बेटा? कॉपर ऑक्साइड का जो रिएक्शन हुआ है वहां पे नेक्स्ट मतलब प्रोडक्ट के केस में यहां पर फिर से हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ। यहां पर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। आ गई बात समझ में? सो this reaction occurs simultaneously with the reductant oxidized by the oxidant and oxidant reduced by the reductant. Due to this characteristic of the simultaneous reduction and oxidation, ये reduction oxidation आपको पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, है ना, बोर्ड के हिसाब से। ये जो simultaneous reaction है किसकी? रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की, इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और कंबाइनिंग बोथ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इनटू अ सिंगल टर्म, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को अलग अलग बोलने की वजह हम एक ही नाम हमने इसको दिया है। क्या नाम है बेटा? वो रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है? रेडॉक्स रिएक्शन। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यस और नो? ओके, नाउ नोट, कुछ चीजें आपको नोट करके रखनी है ना। व्हेन द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन एटम और एन आयन इंक्रीजेस और द नेगेटिव चार्ज ऑन देम डिक्रीजेस, जब आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है या फिर निगेटिव चार्ज डिक्रीज होता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। डेफिनेशन लिख के दी है। एंड व्हेन द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस और निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, जब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन बोलते हैं। आ गई क्या बात समझ में? Fe ऑक्सीडेशन हुआ, FeO ऑक्सीडेशन, रिडक्शन Fe2O3, है ना। इसको समझना है आपको, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। डू यू नो में देखो क्या चीजें हमें पता करनी है ना। और रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन, है ना। यहाँ पर दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, हमने देखा है लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 और पार्ट 2 में, है ना। दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और जो डायरेक्ट हम इनहेल करते हैं लंग के थ्रू, उसका रेस्पिरेशन होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर भी हमें रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर कंटिन्यूअस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन यहाँ पर कंटिन्यूअसली हो रहा है, और उसी को ही हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। हियर द मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम कॉल्ड साइटोक्रोम, है ना, एंजाइम का एक मॉलिक्यूल है जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C, ऑक्सीडेज हेल्प्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ब्रिंग अबाउट दिस रिएक्शन। ये क्या करता है बेटा? इस रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट के लिए मदद करता है, और यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो घटवाता है। सो इन मोर इन्फॉर्मेशन रिफर द राइट प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड पार्ट 2, है ना। इसके लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 के पूरे लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, है ना। दोनों लेक्चर वन शॉट हमने कवर किए, 1.5 घंटे में, है ना। यानी कि वो 1.5 और 1.5 घंटा, यानी कि 3 घंटे को अगर आप 2x स्पीड पे देखते हो तो 1.5 घंटे के अंदर दोनों चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं। आपको बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक चीज यहाँ पर डिटेल में कवर की है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं करोजन, है ना। करोजन किस तरीके से होता है? 4 टेस्ट ट्यूब लेनी है, 4 स्मॉल आयन नेल्स, रबर कॉक एक्सेट्रा। 4 टेस्ट ट्यूब है, 4 छोटे छोटे कील लेने हैं, आयन के नेल्स लेने हैं, ठीक है। एक के अंदर बॉइल्ड वाटर है, एक के अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक के अंदर सिर्फ हवा है, और दूसरे के अंदर एयर एंड अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? देखो, ये पूरा सेटअप कर बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है बेटा? इसको एक रबर कॉर्क से इसको ढक देना है, और कुछ समय के बाद इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। नेल्स इन द टेस्ट ट्यूब विद वाटर एंड एयर शो रस्टिंग, है ना। वाटर के अंदर, हवा के अंदर और वाटर के अंदर जो नेल्स हमने रखे थे वहां पर हमें रस्टिंग होती हुई दिखेगी, बराबर। सो देखो,
nails in the water and air shows rusting while the nails in the salt water tube rust more rapidly. लेकिन सॉल्ट वाटर ट्यूब के अंदर जो नेल रखा है वो काफी तेज जो है वो रस्ट होगा, बराबर। सो रस्ट आइडेंटिफाइड एज Fe2O3, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं हम इसको, और किसके साथ कंबाइन होता है ये, H2O के मॉलिक्यूल के साथ, XH2O के साथ, ठीक है। फॉर्म्स ऑन आयन सर्फेसेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती है, बराबर, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। आ गई बात समझ में। सो Fe2O3 XH2O, है ना। सो इन एवरीडे लाइफ रेडॉक्स रिएक्शंस आर एविडेंट इन द रस्टिंग ऑफ आयन। हमारे रोज की मर्रा के जिंदगी में रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिलती है, आयन की रस्टिंग, है ना। वो भी क्या है, दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, बराबर। सो आयन सर्फेसेस एक्ट एज बोथ एनोड एंड कैथोड लीडिंग टू द रस्ट फॉर्मेशन। यहाँ पर आयन का जो सरफेस है वो एनोड एंड कैथोड के रूप में एक्ट करता है और उससे यहाँ पर रस्ट फॉर्म होती हुई दिखती है, ठीक है। अब देखो करोजन किस तरीके से होता है, उसके कुछ रिएक्शंस यहाँ पर लिखे गए हैं जिसको वन बाय वन हम देखेंगे। Fe इज ऑक्सीडाइज टू Fe2+ इन द एनोड रीजन। Fe जो है वो ऑक्सीडाइज होता है Fe2+ के अंदर, एनोड रीजन के अंदर, ठीक है। Fe सॉलिड फॉर्म में 2+, 2E- O2 इज रिड्यूस टू फॉर्म, इसमें से O2 रिड्यूस होता है और यहाँ पर फॉर्म वाटर इन द कैथोड रीजन, O2 गैस प्लस 4H+, 4 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस H2O, वाटर का फॉर्मेशन। व्हेन Fe2+ आयंस माइग्रेट फ्रॉम द एनोड रीजन, जब Fe2+ आयंस माइग्रेट होते हैं एनोड रीजन से, दे रिएक्ट विद द वाटर, वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, फर्दर गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म Fe3+ आयंस। फिर से रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, यस और नो, आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि Fe2+ था, Fe3+ हो चुका है ना। सो अ रेडिश कलर हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म, यहाँ पर रेडिश कलर का हाइड्रेटेड ऑक्साइड फॉर्म होता है Fe3+ आयंस, इट इज कॉल्ड द रस्ट, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस्ट। सो इट कलेक्ट्स ऑन द सरफेस 2 Fe3+ aqueous plus 4 H2O liquid, Fe2O3, H2O and 6H+ aqueous फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। देखो ड्यू टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है, वाटर वेपर है, मॉइस्चर है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, अलग अलग टाइप की गैसेस है। सो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज। जैसे जैसे मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, रस्टिंग होती है, करोजन होता है, तो मेटल भी डिग्रेड होना शुरू होता है ना। डिग्रेड होना मतलब उसकी लाइफ जो है वो कम होती है, डैमेज हो जाता है वो मेटल। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, करोजन बोलते हैं। आयन रस्ट एंड रेडिश कलर लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट। यहाँ पर आयन रस्ट होता है, रेडिश लेयर हमें देखने को मिलती है, दिस इज करोजन ऑफ आयन, इसको ही हम बोलते हैं करोजन ऑफ आयन। एंड करोजन जो ऑफ आयन जो है वो काफी सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आ गई बात समझ में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब रैंसिडिटी किसको कहते हैं बेटा, रैंसिडिटी देखो, ओल्ड लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल कैन डेवलप अ फूल ऑर्डर नोन एज रैंसिडिटी। देखो जो डीप फ्राइड आइटम्स है ना, उसको बहुत ज़्यादा दिन तक अगर आप स्टोर करके रखते हो, वैसे तो 15-20 दिन की उसकी शेल्फ लाइफ रहती है, लेकिन 15-20 दिन से ज़्यादा दिन तक, 1-2 महीने तक अगर आप उसको स्टोर करके रखते हो तो उसकी टेस्ट जो है वो अलग हो जाती है ना, वो खाने का मन नहीं करता है। सो फूड कुक्ड इन अ रैंसिड ऑयल कैन ऑल्सो टेस्ट अनप्लीजेंट। एक बार जिसके अंदर फ्राई किया हुआ है उस ऑयल को और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वैसे ही रख दिया और उसके अंदर फिर खाना पकाया जाए तो उसकी टेस्ट भी खराब लगती है। सो रैंसिडिटी ऑकर्स व्हेन ऑयल और घी अंडरगोज एयर ऑक्सीडेशन ओवर टाइम। रैंसिडिटी कब होती है बेटा, जब ऑयल और घी जो है वो ऑक्सीडेशन के अंदर जाते हैं लंबे समय के बाद। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द रैंसिडिटी। इसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है इन द फूड कुक्ड विथ ऑयल और घी, बराबर। जो आप पैकेट फूड आइटम्स लाते हो उसके अंदर ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो डाले हुए रहते हैं। सो स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर, एयरटाइट कंटेनर के अंदर अगर आप फूड को स्टोर करके रखते हो तो ये भी स्लो डाउन करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को और जो रैंसिडिटी ऑफ फूड है वो प्रिवेंट होती है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। सो यहाँ पर अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर
वन शॉट के अंदर लगभग 1.5 घंटे के अंदर हमने पूरा चैप्टर जो है वो कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए और मैं ऋषिकेश सर आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कार्बन कंपाउंड का लेक्चर आने वाला है। सो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।